जयपुर में कांग्रेस की महंगाई हटाओ महारैली हुई और इस महारैली में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। कई नेताओं ने अपने भाषण में कहा कि इस रैली के बाद कांग्रेस पार्टी बीजेपी को हराने की तरफ आगे बढ़ रही है। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता सचिन पायलट, राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष। सर, बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया सर। आज की रैली में जो लगातार हमने सुना, राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को, बाकी बड़े नेताओं को आपका भी भाषण सुना, इस रैली के क्या मायने हैं? क्या सिर्फ महंगाई के विरोध में ये रैली थी या कुछ आप संदेश देना चाह रहे हैं? देखिए, देश के सामने बहुत सारे मुद्दे हैं और महंगाई के खिलाफ पब्लिक की आवाज को बल देना ये हमारी एक जिम्मेदारी है और विपक्ष के नाते ये नैतिकता हमको निभानी थी। हमने रैली दिल्ली में करना चाहिए, लेकिन दिल्ली में केंद्र सरकार ने परमिशन नहीं थी, इसलिए जयपुर में हमने करी। और ये रैली सिर्फ प्रदेश की नहीं थी, पूरे देश के यहाँ पे कार्यकर्ता लोग इकट्ठे हुए थे। पहला मुद्दा तो ये था कि आप जो इमीडिएट लोगों को चिंता है कि भाई पेट्रोल, डीजल, गैस का सिलेंडर, खाने का सामान, हर चीज महंगी हो रही है और कोई भी भाजपा का बड़ा नेता ये झूठी सांत्वना भी नहीं दे रहा है कि हम महंगाई को कम करेंगे या कंट्रोल करेंगे या इस पर काबू लेकर आएंगे। तो एक तरह से घमंड में है, बहुमत का उनको बहुत अहंकार है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी थी कि पब्लिक की आवाज को रेखांकित करें। और आज लाखों लोगों ने इस बात को कहा कि महंगाई हटाओ रैली से एक संदेश गया है पूरे देश के अंदर कि जैसे तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया केंद्र सरकार ने थक हार के साल भर के बाद, उसी तरह इस रैली के दबाव में, पब्लिक प्रेशर में हमारे आह्वान पर सरकार को महंगाई को कम करना पड़ेगा और सरकार कर सकती है। इसलिए मुझे लगता है कि ये बड़ी कामयाब रैली रही, शानदार यहाँ पर आयोजन, लाखों लोग यहाँ पर आए क्योंकि जनता पीड़ित है, त्रस्त है। और मैं समझता हूँ कि आम व्यक्ति के लिए, मध्यम वर्ग के लिए, जो आदमी या व्यक्ति महीने का 10-20 हजार रुपये कमाता है वो अपने 2 बच्चे नहीं पाल पा रहा है, सच में उसकी पहुंच के बहुत बाहर निकल गए हैं रोजमर्रा की जो चीजें हैं। इसलिए इस रैली का एक बहुत बड़ा एक संदेश जाएगा और मुझे लग रहा है कि 7 साल के बाद लोग समझ रहे हैं कि जो भाजपा की सरकार की दिल्ली में बनी हुई है उसकी ना तो नीयत स्पष्ट है ना नीति स्पष्ट है और हर जगह लोगों को अहित का सामना करना पड़ रहा है। बढ़ती महंगाई एक बड़ा मुद्दा है और ये आम जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है और इस मुद्दे पे कई बार पार्टी के नेताओं ने सोशल मीडिया पे, जनसभाओं में इस मुद्दे को उठाया। लेकिन आपको लगता है कि उपचुनाव के नतीजे जो अभी हाल में आए, उस उपचुनाव के नतीजों के चलते प्रधानमंत्री या सरकार को फैसला करना पड़ा पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम करने की, लेकिन अभी भी कई ऐसी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, एलपीजी की कीमत है या बाकी कई चीजों की बढ़ती महंगाई के चलते लोगों को राहत मिलने का तरीका हो सकता है। देखिए, आंकड़े बताते हैं कि पिछले 6-7 सालों में 23 लाख करोड़ रुपया केंद्र की सरकार वसूल चुकी है लोगों से सेस और वैट के माध्यम, टैक्स के माध्यम से पेट्रोल के, डीजल के ऊपर। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब दाम कम थे तब उसका लाभ जनता को नहीं दिया और लगातार जो एक्साइज है उसको कम कर रहे हैं, सेस को बढ़ा रहे हैं। सेस का पूरा पैसा केंद्र सरकार लेती है, जो एक्साइज होता है वो बढ़ता है राज्य और केंद्र के अंदर, तो वही मात्रा है लेकिन उसमें सेस का बहुत ज्यादा बढ़ गया, एक्साइज का कम हो गया। तो ये गणित का खेल बहुत दिनों से चल रहा है, लेकिन अंत में जो अपने मोटरसाइकिल पर लड़का स्कूटर चलाता है उसको 200 रुपये का पेट्रोल भराना है तो उसको मात्र 2 लीटर ही मिल रहा है। तो वो समझते हैं कि जब इस सरकार ने, जब हम मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे तब महंगाई डायन थी और 25 पैसे दाम बढ़ता था तो चिल्लाते थे। आज गैस का सिलेंडर 1000 रुपये का है और कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। इसलिए महंगाई हर वर्ग को, हर व्यक्ति को, देश के हर प्रांत के नागरिक को आज दुख दे रही है, पीड़ा दे रही है और हम चाहते हैं कि हम विपक्ष के नाते, मुझे लगता है कि जिम्मेदारी हम लोगों की है कि आज आईना दिखाएं। जब हम सरकार में थे तो 45-50 रुपए का पेट्रोल डीजल था तो बहुत हाहाकार मच गया था, आज 100 पार कर गया है और इसलिए ये जरूरी था। और इस रैली से मुझे लगता है कि एक कहीं ना कहीं आईना दिखा है और जवाबदेही तय करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। एक महंगाई को लेकर 2014 से पहले हमने सोशल मीडिया पे कई जगह नरेंद्र मोदी का पुराना भाषण, पेट्रोल डीजल को लेकर स्मृति ईरानी का प्रदर्शन, लेकिन जो गुस्सा 2014 से पहले केंद्र सरकार की, यूपीए की सरकार के खिलाफ था, क्या वो गुस्सा अभी आपको नजर आ रहा है लोगों के मन में? देखिए, लोग बोल नहीं रहे हैं, लेकिन मैं देश भर में घूमता हूं तो मुझे लगता है कि लोग निश्चित रूप से पीड़ित तो हैं क्योंकि बेरोजगारी बढ़ गई है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है, उसके साथ साथ देश का जो आर्थिक ताना बाना था वो कमजोर हुआ है। कुछ कोरोना हुआ, फिर लॉकडाउन हुआ, गलत नीतियां हुई, आर्थिक नीतियां हुई। सरकार ने कहा कि 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज देंगे कोरोना के बाद। वो 20 लाख करोड़ गया कहां समझ नहीं आ रहा हम लोगों को। किसान की आमदनी दुगनी करनी थी,
किसान पे ऐसा प्रहार किया कि 1 साल तक उनको धरने पे बैठा कर रखा। तो जो देश में अर्थव्यवस्था का जो एक हमारा ढांचा था, उसको बहुत घात पहुंची है। व्यक्ति पीड़ित है हर फ्रंट पर। मैं कह रहा हूं, उसमें कुपोषण देख लीजिए, रोजगार देख लीजिए, अर्थव्यवस्था देख लीजिए, इनकम देख लीजिए। जो गरीब था वो और गरीब हो गया, और जो अमीर थे बहुत अमीर हो गए। आज के भाषण में जो राहुल गांधी ने हिंदुत्व वर्सेस हिंदुत्ववादी का जिक्र किया और कहा कि भारत एक हिंदू प्रधान देश है, यही बात तो संघ प्रमुख भी कहते हैं कि भारत एक हिंदू प्रधान देश है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता, मुझे लगता है कि पहली बार शीर्ष नेतृत्व ने ये कहा कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है। ऐसा, भारत एक सेक्युलर राष्ट्र है। अधिकांश हमारे देश में हिंदू रहते हैं। ये आंकड़े को छुपा सकता नहीं है, इसको कोई झूठ ला सकता नहीं है। लेकिन हमारे संविधान में ये स्पष्ट लिखा है, सब बराबर के नागरिक हैं। लेकिन जो सार मैं समझता हूं ये है कि धर्म के नाम पर आप उसका राजनीतिकरण करें अपनी नाकामी को छुपाने के लिए, वो बहुत दिन चलता नहीं है। अपने शासन के अंदर किसानों पर गाड़ियां चला दें, उनको कुचल दें, उनकी आवाज को दबा दें, किसानों को आप नक्सलवादी बोले, उग्रवादी बोले, आतंकवादी बोले, अलगाववादी बोले, फिर आप बोले वापस ले रहे हैं कानूनों को। किसने कहा था कानून बनाने के लिए और किसने कहा वापस लेने के लिए? और लोकशाही में विपक्ष का मैं समझता हूं उतना ही बड़ा एक हिस्सा है और इंपॉर्टेंस है जो सत्ता पक्ष की है, और ये तराजू को बैलेंस करता है। तो मुझे लगता नहीं कि कोई गलत काम कर रहे हैं। अगर हम अकाउंटेबिलिटी या सवाल किसी से पूछते हैं या सत्ता पक्ष को जवाब देना पड़ता है, मैं समझता हूं सामान्य प्रक्रिया है और सन 47 से आज तक होती आई है। लेकिन इसी विपक्ष में एक ऐसा लग रहा है कि एक फूट जैसी बात दिख रही है, खासतौर पे ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल में फिर से सरकार बनाने के बाद हमने देखा कि कई जगह पे, अभी खासतौर पर मुंबई में उनका जो बयान आया राहुल गांधी के खिलाफ, उन्होंने कि विदेशों में रहते हैं, कांग्रेस पार्टी क्या लड़ाई लड़ पाएगी, यूपीए तो अब है नहीं। उसके बाद पार्लियामेंट के अंदर हमने देखा कि तृणमूल कांग्रेस के सांसद कांग्रेस पार्टी या विपक्ष के नेताओं के साथ बैठकर चर्चा करने से भी कतराते हैं, अलग हटते हैं। तो ऐसा बदलाव क्यों देखने को मिल रहा है? जहां तक ममता बनर्जी जी का सवाल है, वो एक इलेक्टेड निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं और सम्मान करते हैं उनका। लेकिन वो यूपीए से बहुत पहले बाहर हो गई थी। यूपीए एक पुख्ता गठबंधन है जिसने 10 साल देश को चलाया है, और आज विपक्ष की प्रमुख भूमिका कांग्रेस पार्टी के पास है और हमारे सहयोगी दल मिलकर काम कर रहे हैं। जरूरत इस बात की है कि हम यूपीए को कैसे बढ़ाएं। जो लोग आज शिवसेना, अकाली दल, बाकी अन्य पार्टियां जो बीजेपी को छोड़ रही थी, उनका हम कुंडा कैसे विस्तारित अपना करें। देश में राष्ट्रीय स्तर पर अगर कोई दल भाजपा को चुनौती दे सकता है या भाजपा को नेशनल लेवल पर चुनाव हरा सकता है, तो सिर्फ कांग्रेस ही है। और मैं समझता हूं जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनकी अलग भूमिका है, उनका मान सम्मान हम करते हैं, उनको साथ लेकर चलेंगे, और हमेशा राजनीति में गिव एंड टेक होता है। लेकिन हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारा प्रमुख लक्ष्य ये है कि हम सब इकट्ठे होकर 2024 के लिए तैयारी करें, ताकि एनडीए और बीजेपी की सरकार को हम पराजित कर सकें। उसके लिए मैं समझता हूं कांग्रेस ही वो धुरी बन सकती है, क्योंकि नेशनल फुटप्रिंट जो कांग्रेस का है वो किसी और दल का नहीं है। उनका अपना स्टेट्स में प्रेजेंस है, ताकत भी है, उसको हम स्वीकार करते हैं। लेकिन अल्टीमेटली कांग्रेस की लीडरशिप और कांग्रेस के एक पिवटल रोल अदा करने के बाद ही हम लोग एनडीए बीजेपी को हरा पाएंगे। ये एक वास्तविकता है, इसको हम झुठला नहीं सकते, इससे हम मुंह नहीं फेर सकते हैं। लेकिन सबको साथ कैसे लिया जाए और कैसे अपने कोऑर्डिनेट करके अपना काम किया जाए, इस पर हम लोग और काम कर रहे हैं। लेकिन एक चीज तो आपको माननी पड़ेगी कि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी विपक्षी दल में, और लोकसभा चुनाव में हारने के बाद भी करीब 20% के आसपास मत भी मिला कांग्रेस पार्टी को। लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता को स्वीकार विपक्षी दल करें, ये भी तो जरूरी है, क्योंकि राहुल गांधी को ममता बनर्जी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। शरद पवार से उनकी दूरी हमेशा रहती है। राहुल गांधी के बिना जो बैठक होती है उसमें भी विपक्षी दल तो आ जाते हैं, लेकिन राहुल गांधी की मौजूदगी में आने से कतराते हैं। तो ये स्वीकार्यता को बढ़ाना, कैसे बढ़ाना? पहली बात तो 2004 में जब सरकार बनी यूपीए की कांग्रेस की, तब सोनिया गांधी जी ने कहा, सबने उनका नाम क्लियर किया था, वो प्रधानमंत्री बन रही थी, उन्होंने कहा मुझे नहीं बनना है। उनको लगा ठीक नहीं है और मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाया। 1990 से लेकर आज तक मेरे ख्याल कितने साल हो गए, 22 साल हो गए, कोई कांग्रेस में या देश में प्रधानमंत्री बना, गांधी परिवार का कोई नहीं बना। और जब मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे तब कई बार प्रस्ताव आया कि अब राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बन जाना चाहिए, उस टाइम भी वो नहीं बने। तो सत्ता का लोभ लालच है राहुल जी को या सोनिया गांधी जी को, ये लोगों के गले बात उतरती नहीं है। और
खुद कुछ बन जाए इसलिए राजनीति कर रहे हैं या इसलिए हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। देश में हालात गंभीर हो चुके हैं, उसको नेतृत्व प्रदान करने के लिए कांग्रेस पार्टी की एक ऐतिहासिक जिम्मेदारी है। और कभी किसी ने कहा नहीं कि हम किसी को प्रेजेंट कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर बनना चाह रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि लोग अकाउंटेबल बने और जनता निर्णय करे कि कौन अच्छा है कौन बुरा है राजनीतिक क्षेत्र के अंदर। तो मैं समझता हूं ये तो बहुत बाद की बात है, 24 के बाद क्या होगा, लेकिन वर्तमान में जरूरत इस बात की है कि सारे सहयोग दल मिलकर काम करें। और यूपीए इंटैक्ट है, बल्कि मैं तो कहता हूं हमें यूपीए प्लस की बात करनी चाहिए कि और दल इसमें कैसे जुड़ सकते हैं। बहुत बड़ा देश है और सबको साथ 2014 और 19 में भी सरकार बीजेपी की बनी, बहुमत उनको मिला, लेकिन सिर्फ 1/3 वोट मिला है उनको, 66% वोट उनके खिलाफ पड़ा है। तो वो सारा वोट इकट्ठा हो जाएगा तो स्वतः ही परिणाम अलग हो सकते हैं। लेकिन मुझे लगता नहीं कि कोई पद या सत्ता के पीछे भागकर राजनीति कर रहे हैं। और राहुल जी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं, आज सोनिया गांधी जी अध्यक्ष हैं। हमारे यहाँ चुनाव की प्रक्रिया चालू है, कुछ महीनों के बाद चुनाव भी होंगे। लेकिन मुद्दा आज पद और पोस्ट का नहीं है, मुद्दा है कि कैसे एक बेहतर विकल्प और बेहतर रोड मैप जनता के सामने प्रस्तुत किया। लेकिन लगता है ऐसा कि अगले विधानसभा चुनाव, राजस्थान में अगले विधानसभा चुनाव में बीजेपी, जो कि 5 साल के बाद बीजेपी कांग्रेस की एक परंपरा बनी हुई है, उस परंपरा को तोड़कर फिर कांग्रेस सरकार बनाने में आपको कामयाबी मिलेगी? क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आपने 5 साल तक यहाँ पे काम किया विपक्ष में रहकर प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर। मैं जब शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था उस वक्त मैंने भी कवर किया था और मैंने देखा था कि आपके और आपके समर्थकों के मन में एक बहुत ज्यादा इस बात को लेकर आक्रोश था कि 5 साल तक उन्होंने संगठन के लिए काम किया, पार्टी को मजबूती दिलाई, लेकिन जब मुख्यमंत्री बनने की बारी आ रही है तो वो मुख्यमंत्री सचिन पायलट नहीं बन पा रहे। देखिए, हमने जब चुनाव संपन्न हुआ, हमने जब इलेक्शन लड़ा था, पार्टी ने निर्णय लिया था कि एक कलेक्टिव लीडरशिप चुनाव लड़ रही है। किसी को हमने घोषित नहीं किया था कौन मुख्यमंत्री बनेगा। ठीक है, मैंने 5 साल काम किया पार्टी के लिए, लोगों ने 50 साल काम किया पार्टी के लिए, लेकिन जब चुनाव हो गया, विधायक जीत कर आए, सबने निर्णय कांग्रेस प्रेसिडेंट के ऊपर छोड़ दिया और जो निर्णय एआईसीसी ने लिया उसको हमने स्वीकार किया। भविष्य में क्या होगा मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि हमारी पहली प्राथमिकता है कि हम दोबारा कैसे जीते। आपको क्या मिला इतने सालों में सरकार के रहने के बाद या संगठन कांग्रेस के नेतृत्व ने जो हमारी बात को सुनकर मान सम्मान दिया, मेरे फीडबैक और सुझावों को गंभीरता से लेते हुए कमेटी बनाई, उस पर कार्रवाई करी और जो हमको जिस प्रतिष्ठा और जिस मान सम्मान की, मेरी खुद की बात मैं करता ही नहीं हूं क्योंकि मैं अपनी बात ना करना चाहता हूं, मैं तो कार्यकर्ताओं की बात करता हूं। कांग्रेस के जिन लोगों ने सब कुछ अपना कुर्बान किया, उन लोगों का मान सम्मान देने का काम एआईसीसी ने किया है ना, तो मैं तो कृतज्ञ हूं उनका कि उन्होंने पार्टी के उन लोगों को सम्मानित किया, उनको वजन दिया, उनको एक भागीदारी सुनिश्चित कराई है। तो इसके लिए तो मैं कई बार धन्यवाद कर रहा हूं कांग्रेस पार्टी का। और मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि कौन ऊपर बैठा है कौन नीचे बैठा है, हम सब एक परिवार के लोग हैं, कुटुंब के लोग हैं। आगे पीछे तो वही, उसमें जो वरिष्ठ है, जो सीनियर है, वो आगे बैठते हैं, कुछ लोग पीछे बैठते हैं। हो सकता है कभी आप आगे बैठो, मैं पीछे बैठूं। बैठना छोड़ दीजिए, लोगों के दिलो दिमाग में जगह कैसे बनानी है, इस पे काम करना चाहिए नेता को। अगर कुर्सी पकड़ के बैठ गए तो फिर आप हो गया काम आपका। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू। तो ये थे सचिन पायलट और उन्होंने हर एक मुद्दे पर बेबाकी से अपनी राय रखी। रमन कुमार, जयपुर, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।